नमस्कार। संस्कृति दर्शन के इस अंक में मैं अशोक अग्रोही अपने साथी नीरज सोनी के साथ आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। विविधता में एकता की इसकी विशेषता ही इसे विश्व में अतुलनीय और विशिष्ट बनाती है। अपनी इसी विशेषता के कारण इसे विश्व गुरु माना गया है। अब जबकि दुनिया में हर एक व्यक्ति की जीवन शैली में आधुनिकता का समावेश हो रहा है, भारत के लोग आज भी अपनी परंपराओं और जीवन मूल्यों के वाहक बने हुए हैं। यही कारण है कि हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट कराएंगे चित्रकार विकास कालरा से। विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए, फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे, आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो। ये खुद तय करो। मित्रों, हमारा प्रयास रहता है कि इस कार्यक्रम के हर अंक में आपके लिए हम कुछ नया लेकर आएं, इसे नए रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए हमने आज की सभा में आमंत्रित किया है कला के मर्मज्ञ एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कला को न केवल समझा है, जाना है, उकेरा है, बल्कि उसको अपने जीवन में आत्मसात भी किया है। हम ऐसे कलाकार की बात कर रहे हैं जिसने अपनी तूलिका से लोगों की भावनाओं में रंग भरे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि में एक वो कलाकार है जिसने पूरी सृष्टि का सृजन किया और उसका नाम है, उसको हम जानते हैं परमपिता परमात्मा के नाम से। वो महान कलाकार स्वयं तो हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने प्रतिरूपों में अन्य कलाकारों को पृथ्वी पर भेजा है। वे लोग कला का संदेश लेकर आए हैं, कला के ध्वजवाहक बने हुए हैं। ऐसे ही एक कलाकार आज हमारे साथ हैं। इनका नाम है विकास कालरा। तो आइए विकास कालरा जी, आपका आज की सभा में स्वागत है। जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम विकास। आप सबका शुक्रिया। विकास जी, इससे पहले कि हम आपसे आपके बारे में बातचीत करें, आपके बारे में हमें कुछ जानकारी हासिल हुई है। हम सबसे पहले वही जानकारी अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं। विकास कालरा, कला की शिक्षा किसी संस्थान से नहीं हासिल करने वाले विकास स्वयं प्रशिक्षित कलाकार हैं। जीवन की विषम परिस्थितियों ने विकास को कला की दुनिया में कुछ नया तलाशने को प्रेरित किया। कैनवस पर एक के बाद एक कई चित्र बनाते बनाते विकास आज लगभग 5000 से ज्यादा कलाकृतियां बना चुके हैं। विकास के चित्रों की सबसे बड़ी खासियत रेखाओं का शानदार इस्तेमाल है। रेखाएं ही इनकी पहचान बन गई हैं। प्रकृति आधारित लैंडस्केप हो या फिर मानव आकृतियां, रेखाओं का शानदार प्रयोग न सिर्फ पेंटिंग को रोचक बना रहा है, साथ ही कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मशहूर चित्रकार F.N. सूजा से प्रभावित विकास की कृतियां उनकी यादें ताजा करा देती हैं। शुरू में तो ऐसा लगता है कि विकास सूजा की कॉपी करते हैं, लेकिन गौर से देखने पर आपको इस बात का एहसास होगा कि इन्होंने हर चित्र में अपनी ओर से बहुत कुछ नए एलिमेंट को कॉम्पोजिशन का हिस्सा बनाया है, जिससे इनकी कृतियां एक नए स्तर को छू रही है। विकास के लिए चित्र बनाना खुद को तलाशने जैसा है। इन्होंने बहुत सारी मानव आकृतियों में चेहरे को विभत्स बनाया है। इसके सहारे शायद इन्होंने विषम परिस्थितियों में जीवन के उठापटक को दिखाया है। आने वाले समय में विकास अपनी रेखाओं के सहारे बुलंदियों को छूने का पूरा दमखम रखते हैं। विकास जी,
ये जो डॉक्यूमेंट्री की हम जो स्क्रिप्ट सुन रहे थे, ये जो आवाज हम सुन रहे थे, आपके बारे में जानने के लिए हमने एक सभागार में इसको देखा था। हमारा मन ये हुआ कि आज आपसे बातचीत करने से पहले हम ये अपने श्रोताओं को सुनवा दें कि और लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। अब प्रश्न ये है कि आप चूंकि हमारे सामने हैं तो हम दूसरों की कही बात क्यों माने, हम आप ही से बातचीत करना चाहेंगे और आज की इस सभा में न केवल आपकी कला यात्रा के बारे में जानेंगे, बल्कि हम आपसे ये भी जानेंगे कि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। लेकिन शुरुआत फिर वहीं से, क्योंकि भारत गुरु शिष्य परंपरा का देश है, भारत सीखने का देश है और जिस भी व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति होती है, सीखने की इच्छा होती है, सीखने की मंशा होती है, वो स्वयं में शिष्य हो जाता है। तो हम आपकी कला यात्रा की शुरुआत आप ही के शब्दों में जानना चाहते हैं, कैसे हुई थी? देखो, जीवन बहुत खूबसूरत है। इसमें जीवन का सबसे बड़ा जो भगवान कहते हैं, जीवन का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं हमको वरदान जो व्यवहार है, हर चीज का एक व्यवहार होता है। जैसे सूरज का धूप का एक व्यवहार है, हवा का एक व्यवहार है, वैसे मनुष्य का एक व्यवहार है। मनुष्य का व्यवहार एक ही है, आनंद में रहना। जिस चीज में हमको आनंद आया हमें उसी चीज को करना चाहिए। और आनंद का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें किसी चीज में आनंद आ रहा है और पड़ोसी परेशान हो रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। हमारे को अपने ही आनंद के साथ रहना चाहिए। आनंद हमारा कम ज्यादा होता हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उस पर चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर कम हो तो उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो वैसे ही मेरा जीवन चल रहा था। तो जीवन बहुत बढ़िया खूबसूरत चल रहा था। जब मैं 6 साल का था, शॉर्ट में, कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ के ऊपर बहुत भार पड़ गया। हम 4 भाई थे, सबसे छोटा मैं था। तो मेरी माँ ने बहुत मेहनत करी। 16 साल उन्होंने एक आटे की चक्की पे बैठ के काम किया, बड़े विषम, और उन्होंने हमारे को पढ़ाया लिखाया, एक बताया कि मेहनत करने से इंसान के पास हुनर होना चाहिए, उसके पास काम होना चाहिए और इंसान मेहनती होना चाहिए। क्योंकि मेरी माँ भी 16-17 घंटे काम करती थी पूरे दिन। तो जिसके कारण वही चीज हमारे अंदर आई कि काम करना जरूरी है, लेकिन क्या करना जरूरी है। हम अपना समय देके पैसा कमाते थे, ये तो हर एक कोई करता है, तो लेकिन उसमें मन का भी तो कुछ होना चाहिए। तो मन का करने के लिए ढूंढते ढूंढते कला आ गई। 2005 की दिसंबर की बात है। तो कुछ करते करते कि कुछ मन में आ गया कि लाइनें बहुत खूबसूरत हैं। ये काले रंग की लाइनें, नीला कलर, रेड कलर, ये अपने आप खींचता था, कुछ बोलता था। विकास जी, यहाँ मैं एक बात में, क्योंकि जितने भी लोग किसी भी दिशा में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी कला में जाते हैं, आमतौर पर मैंने देखा कि उसकी शुरुआत बचपन से हो जाती है। आपकी विधिवत शिक्षा की या यूं कहिए इस क्षेत्र में पदार्पण की शुरुआत बचपन से नहीं हुई। आप कितने उम्र में इस क्षेत्र में पधारे? मैं देखो, जैसे अभी 46 का हूँ, तो 33 में मैं इस एज एन आर्टिस्ट नहीं, मतलब मन था कुछ करने का, तो पता नहीं था क्या दिशा थी। लेकिन आपको मैं बताऊं कि भगवान ने हर एक के लिए कुछ न कुछ बना के रखा हुआ है। जैसे अर्जुन का काम था लड़ना, तो उसने पूरी जिंदगी भर सीखा, वेपन इकट्ठे करे, तो महाभारत कर सका। तो वैसे हमारे को भी भगवान ने कुछ न कुछ एक रोल दिया है, हर एक का रोल है। तो वो हमको ढूंढते रहना चाहिए, जहां पे हमारा मन लगे उस मन से हमको काम करते रहना चाहिए। तो मैंने वैसे पढ़ाई तो थी नहीं, क्योंकि सारा दिन काम था। तो जब मैंने देखा तो कला में तो पढ़ने की जरूरत होती है, इतने बड़े हमारे इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे पढ़ाई की जाती है किताबों से। तो किताबें ही पढ़ लो। जब मेरे पास समय आया तो मैंने कहा किताबें पढ़ी। मैंने पूरा ट्रैवल किया ऑल ओवर इंडिया 18-19 बार अपनी कार में। तो वहां पे सारी कला देखी, अजंता एलोरा देखा, खजुराहो देखा, जितने दिलवाड़ा के टेम्पल हो गए, इतने बड़ी बड़ी जगह देखी, सारा आर्ट म्यूजियम घूमे। इतने खूबसूरत म्यूजियम है हमारे देश के अंदर, इतना लिटरेचर है, हर जगह आर्ट है। आप अगर एमपी में जाओगे, नीचे छोटे छोटे कहते हैं आदिवासी कस्बे हैं जहाँ पे फोक आर्ट का तो भरमार हो रखा है। बिहार की इतनी सुंदर फोक आर्ट है। तो उसमें से कुछ लाइनों में था कि ऐसा नहीं है कि हमें जो दिख रहा है वैसा बनाना है। उन सब ने शुरू से ऐसा हो रहा है कि जो हम सोच रहे हैं हमने उसको बनाना है, जो हमको दिख रहा है हमको वो अगर वो बनाने लग जाएंगे तो उससे अच्छा हम फोटोग्राफी कर लें। तो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं दुनिया के, जैसे कि रिसर्च करते करते, जैसे आपने पूछा कि पढ़ाई नहीं करी, तो रिसर्च करते हुए एक जो सबसे बड़ा मेन जो इंग्रेडिएंट है इस खाने को पकाने का, आर्ट को बनाने का, वो है आपकी ईमानदारी। आप कितने ज्यादा ऑनेस्ट हैं, कितने ज्यादा ईमानदार हैं अपने आप के साथ, और कितने ज्यादा ईमानदार हैं आप अपनी कला के साथ। सबसे पहले आपको अपने आप के साथ ईमानदार होना पड़ता है, तो कला अपने आप बन जाती है। ये आप जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कलाकार में ईमानदारी से आपका क्या आशय है? जो हमारा, देखो, हम किसी और के तजुर्बे को देख के सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारा पूरा जीवन है वही पूरा हमारा जीवन ही हर चीज को बताता है कि हम क्या, हर चीज पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमारी क्या सोच है।
जो हमारी सोच है उस सोच की दिशा में हमको कलरों और लाइंस में सोचना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दूसरे के बताए मार्ग पे चलने की बजाय आपने स्वयं अनुभूति की, स्वयं स्वीकार किया, स्वयं उसको संवेदना जब आपके मन में आई तब आप उस दिशा में बढ़े और किसी चीज की वस्तु स्थिति के बारे में आपने अपनी परिभाषा तभी घड़ी अपने अनुभवों के आधार पर। अपने अनुभवों के आधार पे ही हो सकता है, यही सबसे बड़ी ईमानदारी है। आपको कोई कहे कि ये ऐसे बना दो वैसे बना दो, आपने उस पे नहीं जाना, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि कोई मैं जो सोच रहा हूं वो मैं बना सकूं, उस स्टेज तक सोचने के लिए एक सीखना होता है कि आप की जाके कैनवस के ऊपर या पेपर के ऊपर आपके पेन ही ना चले, आपकी मृत्यु हो जाए, आप कोई बैठा हुआ आदमी बैठाना चाहे, कुछ बादल बनाना चाहे, कुछ उड़ते हुए आग जलती हुई दिखाना चाहें, किसी में करुणा दिखाना चाहें, कोई प्रेम दिखाना चाहें, आप वो बना ही ना सकें। तो ये एक लर्निंग है, पहले सीखना पड़ता है कि आपको क्या सीखना है। तो इस सीखने में जैसे आज, और ये बहुत सरल है, जैसे अभी बहुत सरल है। अभी जब बात सीखने की आई, हाँ, तो मैं एक कला का विद्यार्थी या यूं कहिए विद्यार्थी मन होने के नाते आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी को कला अच्छी लगती है, कला उसके मन को भाती है, कला उसकी संवेदनाओं को जगाती है, उसकी संवेदनाओं को पुचकारती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इस कला को कहते क्या है। तो आप जो पेंटिंग करते हैं उस पेंटिंग में अलग अलग तरह की, अभी हम कहीं सुनते हैं लैंडस्केप है, कहीं हम कुछ और सुनते हैं कुछ, तो थोड़ा सा इनके बारे में हमारे श्रोताओं को, क्योंकि हमारे श्रोता जो हैं वो सभी श्रेणी के हैं, ऐसे भी हैं जो कला के मर्मज्ञ हैं और ऐसे भी हैं जिनको कला के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन जानना चाहते हैं। देखो, जो कहते हैं सब्जेक्ट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स में जैसे लैंडस्केप्स हो गए, ये दुनिया एक जैसी है। जब से आदमी पैदा हुआ उसके 2 ही आंखें, 1 नाक, 2 हाथ हैं। अगर हम किसी जानवर को भी देखें, उसकी किसी की टांग, एक मूंछ, एक जैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो लेकिन हमको वही चीज बनानी है। तो लेकिन जो सीखने, जैसे स्टूडेंट्स के लिए, अगर किसी को स्टूडेंट्स को, अगर उसकी बात बाद में करते हैं कि कोई आदमी कैसे देखे, कैसे समझे, लेकिन स्टूडेंट्स की बात पहले करते हैं। अगर स्टूडेंट्स को अगर कुछ काम बनाना है तो ये सबसे पहले तो समझना चाहिए कि ये है क्या, कला है क्या। कला एक है कि सफेद कैनवस के ऊपर या सफेद पेपर के ऊपर कुछ ऐसा बनाते हैं जो अपनी कहानी करने लगता है। तो समझो कि ये एक शॉर्ट नोट है, कोई 100 पेज की किताब नहीं है। तो आपको उसके ऊपर जो लिखा जाएगा, जो आप बनाओगे, वो आप जो सोच रहे हो वो बोलना चाहिए। तो उसके लिए समझ लो कि बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है कि आप जो सोच रहे हो वो आप अपने कैनवस पे बना रहे हो, एक स्टिल, एक फोटो, एक पेंटिंग को कुछ लाइनों से, कुछ कलर्स के साथ। तो वहां तक पहुंचने की एक जर्नी है। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम आखिरी चीज को छोड़ के पहली चीज चाहें कि हमारे पास सबसे पहले लाइंस होनी चाहिए, ड्राइंग्स होनी चाहिए। पहले हमको किसी स्टूडेंट को सबसे पहले स्टेजेस हैं इसकी, ड्राइंग सीखनी चाहिए। ड्राइंग सीखने के बाद उसमें से ढूंढना चाहिए कि उसकी कौन सी अपनी लाइनें हैं। वो काम करते करते अपने आप निकल जाती है, फिर उसकी लाइंस निकलती हैं, फिर उस आर्टिस्ट का अपना एक कलर, अपने कलर्स निकलते हैं। कलर एप्लीकेशन क्या होता है? कलर एप्लीकेशन ये नहीं है कि हम ऑयल कलर लगा रहे हैं या अलग अलग मीडियम्स हैं कलर्स के। कलर एप्लीकेशन होता है सिर्फ एक ही चीज है, आपका मन, आपका व्यवहार आपका कलर एप्लीकेशन बताता है। आपका व्यवहार आपकी लाइन के स्टाइल डेवलप करता है कि आपका कैसा व्यवहार है। कोई इंसान शांत होता है, उसकी शांत कलर आएंगे। कोई इंसान में अग्रेशन होता है, उसमें उसके अग्रेशन के कलर्स आएंगे। तो कलर बहुत बड़ी एक स्टडी है, तो आपको अपने मन के कलर उसमें से ढूंढने पड़ते हैं। जी हाँ, जैसे विकास जी, अभी जैसे कोई कवि होता है उसका अलग अलग रस होता है। कोई श्रृंगार में, कोई अपना माने रौद्र में लिखता है, या कोई भी रस में, अलग अलग रसों में लिखते हैं। ठीक इसी तरह जो हमारे साहित्यकार होते हैं, जो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, जो दर्शन पे लिखते हैं, वो सोच पे लिखते हैं। तो आपका कहने का आशा है कि जो कोई भी रचनाकार हजारों शब्दों में या मोटी मोटी किताबों में लिखता है, वो आपको मात्र एक चित्र में व्यक्त करना होता है। जी हाँ जी, जी हाँ जी। तो जब हमारी ड्राइंग्स आ जाएंगी, फिर हमारी लाइंस उसमें से डेवलप होंगी, जो हमारे मन की लाइंस हैं, फिर हमारे मन का कलर, फिर उसके बाद हमारे पास आती है सोच, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी जब आती है तो फिलॉसफी में हमारी दर्शन, हमारी चिंता, अगर हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस आएगा, जो हमारा एक्सपीरियंस है खुद का, जो हम सोचते, जैसा हम जीवन जी रहे, या तो हमारा अध्यात्म आएगा। बात अध्यात्म की चली, दर्शन की चली, तो हम ये जानते हैं हमारे साथी नीरज सोनी जी इस विषय में काफी रुचि रखते हैं और उनकी बड़ी उत्सुकता भी होगी, वो कुछ जानना चाहेंगे। हाँ नीरज सोनी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप? बिल्कुल अशोक जी। विकास जी, हम तो यही जानना चाहेंगे कि एक जो आम व्यक्ति होता है वो चित्रों की बारीकियों को और इन सब चीजों को समझ नहीं पाता है, या आपने जैसे बताया दर्शन और अध्यात्म, तो चित्रों में हम इसको कैसे दिखाते हैं इन सब चीजों को, या मतलब इनकी बारीकियां जो है वो चित्रों में कैसे झलकती है?
जो इसको देखो, आर्ट जो है, कहते हैं आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी, आर्ट जो अध्यात्म है, हमारा जीने का तरीका ही हमारा अध्यात्म होता है। तो जैसे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, जैसे नेशनल कहते हैं इसको, हमारे देश में बड़े बड़े आर्टिस्ट, जैसे राम किंकर बैज सर, जैमिनी रॉय, कहते हैं इसको नेशनल आर्ट ट्रेजर। आप उनके अगर काम देखेंगे, उनके काम में सारा माइथोलॉजी है। तो माइथोलॉजी में उन्होंने अपने हिसाब से जो सोचा उसको एक कैनवस के ऊपर पेंट किया, जैसे जीसस है, कृष्ण है, होली है कृष्ण की। तो जब हम उसमें जो आप जो बारीकी की बात कर रहे हो, तो उसमें जो आर्टिस्ट जो फील कर रहा है जी, तो वो बनाना है। जैसे कि भगवान कृष्ण, जब दुर्योधन का संवाद होता है भगवान भागवतम में, कि दुर्योधन और भगवान कृष्ण का संवाद हो रहा होता है, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो अगर उसको हम देखें, तो उसमें अगर उसको हम कविता को अगर या उस संवाद को अगर हम सोचें कि भगवान कृष्ण को बांधने के लिए दुर्योधन चला जी, तो वो भगवान कृष्ण का जो, और सारी सभा अंधी होगी, कोई नहीं देख पाए, सिर्फ विदुर और धृतराष्ट्र ही उसका दर्शन कर पाए। तो वो अगर फील अगर लिया जाए कि चारों तरफ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बहुत छोटा हूं इस सब्जेक्ट पे बोलने के लिए, लेकिन अगर दिया जाए कि एक भगवान कृष्ण का रूप हो, खूब सुंदर शानदार, एक नीले रंग का उन्होंने एक कपड़ा पहन रखा हो, आंखों में तेज हो, गुस्से के साथ साथ उनके अंदर एक अलग करुणा हो, वो चाह रहे थे कि ये संसार में युद्ध ना हो, उनकी कोशिश। तो वो सब चीजें, कलर, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर, सारी जो सभा है वो छोटी छोटी दिख ही नहीं रही है। मतलब भगवान का रूप इतना ऊंचा कि वो कला सभा में जितने भी दुर्योधन और जितने भी कौरव खड़े हैं, कोई नहीं दिख रहा, पर छोटे छोटे उनका इंप्रेशन है जी, वो खत्म ही हो गए हैं। और विदुर और धृतराष्ट्र हल्के से दिख रहे हैं, सिर्फ उनकी आंखें खुली, वो भी इतने ही दिख रहे हैं। और चारों तरफ मतलब कि एक अलग तरीके का डार्क पूरा वातावरण डार्क के साथ साथ एक लाइटनेस भी जी, मतलब उस वक्त भी बचाने की एक कोशिश। विकास जी, ये जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कला हो, वो एक व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है, उसमें एक भावनाएं और बाकी सब चीजें, चाहे किसी तरह की कला हो। तो आप जब इस क्षेत्र में आए पहली बार, या आपका जब पदार्पण हुआ इस क्षेत्र में, तो वो कौन कौन से लोग थे वास्तव में जिन्होंने आपको प्रभावित किया इस क्षेत्र में? देखो, सबसे पहले तो मैं खुद था जी, जिसने मेरे को प्रभावित किया। बाकी उसके बाद मेरा परिवार में मेरी माँ जी, मेरे जो साथ जो सबसे पहले तो आप अपने जो सराउंडिंग के साथ आसपास के लोग हैं वो है। और दूसरी बात, मेरे को लग रहा था जो मैं कर रहा हूँ काम, उसमें मैं करता ही रहूंगा जी। मतलब जैसे डे टू डे की नौकरी करना, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कर सकता था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से ग्रैब किया। और मेरे को प्रभावित करने के लिए मेरा जीवन ही सबसे बड़ा था। इसमें बहुत अप डाउन्स रहे हैं, क्योंकि पिताजी की डेथ, फिर कई बार पढ़ाई का इतना अच्छा वो नहीं होना कि गाइडेंस नहीं होना कि जी, क्योंकि जो शिक्षा पद्धति है हमारी बहुत अच्छी है, उसमें हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो समझ नहीं पाए पढ़ाई को, गाइडेंस नहीं थी इतनी प्रॉपर फैमिली में, क्योंकि फैमिली में कोई पढ़ा हुआ नहीं था इतना ज्यादा। तो उसके हिसाब से फिर पढ़ाई का थोड़ा झोल हो जाना, इधर जी हिल जाना पढ़ाई का अपने जीवन से। तो फिर ऊपर से पैसे की समस्या, तो काम करना सारा दिन। तो उसके बाद पढ़ाई तो अब शुरू हुई 33 साल की उम्र में जाके जी। तो फिर हमने सारा समझा, तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई अपनी भागवत गीता से, फिर रामायण से, फिर और सारे ये अध्यात्म पढ़ते चले गए। तो इसमें ये अंदर चलता चला गया कि जीवन में जो भगवान की दी हुई चीज है जी, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और जो हमारी इंसान की बनाई हुई चीज है उसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म, जो उनकी जो काल बताते हैं कि 127 साल तक जिए, तो हम 127 साल तक की तो हमारी जिंदगी है। अगर हम इससे कम जीते तो इसका मतलब समझो कि कहीं हम डिसिप्लिन नहीं है, पहली बात तो। और योगा करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो मेरे को जब मैं अपने आप के साथ अंदर गया, अपने आप के साथ बात करने लगा, तो कला मेरे पास आती चली गई। मेरे को लगा ये भी मेरा ही हिस्सा है, क्योंकि मेरे अंदर से ही निकल रही है। और फिर उसके बाद इसके 2-3 कारण भी है। एक इसमें फाइनेंस भी है, मेरा एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी पेंटिंगें बिकती है, मेरा घर भी उससे चलता है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे अच्छी शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं, मेरा और समाज के कल्याण के लिए भी काम होता है। अभी पीछे कुछ था तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कुछ पैसा देना था, तो हमने अपनी पेंटिंग्स दी, वो पेंटिंग बड़े बड़े लोगों ने खरीदी, जो बड़े लोग कदर करते हैं, बहुत अच्छी बात। और वहाँ पे उनके पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी गया। तो इसमें 3-4 चीजें हो रही हैं। एक तो मन काम ऐसा है कि काम भी कह सकते हैं और उसको काम ही कहेंगे, एक आत्मसंतुष्टि भी, सेटिस्फेक्शन है काम करने का, एक मन करता है रोज। और इसमें आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, और इसमें आप कभी मरोगे नहीं। आखिरी जब आपकी सांस ही बंद होगी, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि आपके पास कल कुछ करने के लिए है।
कलाकार अपनी कला के माध्यम से हाँ। पूरी दुनिया में जीवन भर के लिए वो अमर हो जाता है। हाँ, अभी आपने चूंकि आपने देश भर का भ्रमण किया, वहाँ अलग अलग कलाकृतियां देखी, ये सब देखा, तो हम कुछ खास कलाकृतियों के बारे में या आदिवासी इलाकों में जो लोग हैं या ऐसे स्थानों पर जिनका बहुत ज्यादा अवसर लोगों को पता नहीं चलता, उन लोगों के बारे में, उन कलाओं के बारे में हमें कुछ बताइए, खासतौर पे पेंटिंग्स के बारे में कि किसके कहाँ पे कौन कौन सी भी इस तरह की जो पेंटिंग्स या कला चल रही है और जो लोगों की नजर में नहीं है, वास्तव में उसको प्रोत्साहित होना चाहिए। देखो कहते जो हमारा जो इंडिया के ना हर कोने में कला है, जैसे मैंने इंडिया अपना भारत पूरा अपनी कार में घूमा। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? मेरे को तो ऐसा है कि कहते हैं रोडों पे बहुत अच्छा लगता है। हर 10 किलोमीटर के बाद पहाड़ का रंग चेंज हो जाता है, हर 10 किलोमीटर के बाद खुशबू चेंज हो जाती है, खाना चेंज हो जाता है, लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। आप यहाँ से ड्राइव करते हुए जाओ पूना महाराष्ट्र में, आपको कोई बोर्ड, साइन बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के कपड़े देख के पहचान लोगे कि आप महाराष्ट्र में एंटर कर गए। क्या बात! आप गुजरात में एंटर कर गए, आपको देख गुजरात में एंटर कर गए हो। इतने सुंदर सुंदर जगह, इतने अच्छे लोग हैं। मतलब एक बार मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं हैदराबाद कहते हैं भोपाल से आ रहा था दिल्ली की तरफ जी। तो भोपाल के किसी ने कहा भोपाल के घाटों से होकर चलते हैं। मैंने कहा बड़ा लंबा रास्ता होगा, तो मैं और मेरा दोस्त हमने कहा चल चलते हैं। हम चलते हुए आए तो उस दिन मौसम बड़ा अच्छा सा था, बारिश हो रखी थी, काले रंग का मौसम था, ठंडा, मतलब थोड़ा डार्क मौसम था। किसी ने हम वहां पे कोने कोने में ना वो छोटी छोटी जो आदिवासी जो लोग हैं वो एक छोटी झोपड़ी में पीतल के बर्तन में चाय बना के पिलाते हैं। आप समझो कि वहां पे उन्होंने हमको चाय बना के पिलाई। तो वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची जी, और वो एक फोक आर्ट बना रही थी पत्थर से। अच्छा, सड़क के ऊपर ही, सड़क पर बना रही थी। जैसे कि वहां तो बहुत हर जगह कला है। आप देखो मध्य प्रदेश में इतने स्कल्पटर हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। मध्य प्रदेश का जो इस वक्त जो भोपाल का जो लोगों को तो मैं कहूंगा कि जाना चाहिए वहां पे, उसका ट्राइबल म्यूजियम देखने के लिए। ट्राइबल म्यूजियम है, आदिवासियों का कला का म्यूजियम है। दुनिया में मैंने दुनिया घूमी है, वर्ल्ड भी घूमा, लेकिन ऐसा म्यूजियम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। उस म्यूजियम में ऐसी क्या खास बात है, आप हमारे श्रोताओं को भी बताएं। देखो आज की तारीख में जैसे आर्ट थोड़ी चेंज होती है, समय के हिसाब से चेंज हो रही है, थोड़ा सा आर्ट फॉरेन को इफेक्ट करती है, कहते इंस्टॉलेशन होती है कुछ। आजकल आर्ट कला कहते हैं पेंटिंग से निकल के, मेरे हिसाब से तो पेंटिंग तो आर्ट तो वही है जो अपने हाथ से वो ब्रश से बनाई जाए और मिट्टी से स्कल्पचर बना के उसको फिर कास्ट किया जाए। लेकिन आज की तारीख में बहुत कुछ चल रहा है, एक बड़ा संसार चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होते जा रहे हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ भी बना रहे हैं लोग। तो लेकिन वहां पे जो इंस्टॉलेशन है वो देखने वाले इंस्टॉलेशन है। मतलब कि ऐसे सुंदर सुंदर ट्री बना रखे हैं, पेड़ों के, कागजों के पेड़ बना रखे हैं, बड़े बड़े जंगल बना रखे हैं। मतलब आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बड़ी प्रासंगिक सी जिज्ञासा मन में आती है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं आदिवासी इलाकों में कला की ये स्थिति है कि वो जमीन पर भी उकेर कर कला बनाते हैं, दूसरी तरफ हमारे यहाँ शहरी वातावरण है जिसमें हमारे कंप्यूटर पर बैठकर हमारी आज की जनरेशन चित्र बनाती है। तो क्योंकि कला तो कला है, चाहे वो कंप्यूटर पर बनाई जाए, चाहे वो सड़क पर उकेर कर बनाई जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें आपको इस सारी कला की जो रूप हैं इनको आप किस नजरिए से देखते हैं, किस तरह से होना चाहिए? देखो मैं किसी चीज को बुरा नहीं मानता। देखो जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, कोई असली कर रहा है, कोई नकली कर रहा है। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो कला है वो पेन से, कागज के ऊपर, ब्रश से, पेपर कैनवस के ऊपर कलर रंग लगा के इस तरह से पेंटिंग की बात कर रहा हूं मैं। बाकी और किसी मीडियम मेरे को समझ इतनी ज्यादा है नहीं, तो मेरा वही फोकस है, वही मेरा है। और अगर स्कल्पचर भी बन रहे हैं तो मिट्टी से स्कल्पचर बने बढ़िया से, उसमें पूरा आपका हाथ लगे, आपकी आत्मा लगे, आप जुड़े हुए होने चाहिए उसके साथ। जब तक आप अपनी कला के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी कला के साथ जुड़ोगे नहीं, तब तक आप कैसे उसको आगे चल पाएंगे। हम, मेरे कहने का मतलब है कि हमें जुड़ना है, उस जुड़ी हुई कला होनी चाहिए। कंप्यूटर तो बटन दबाओ डिलीट का सब उड़ जाता है, लेकिन कला तो नहीं उड़ती। अभी देखो नंदलाल जी की पेंटिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में छपी हुई है, जिसमें राम दरबार भी है, जिसमें कहते हैं उसको कृष्ण भी हैं, कृष्ण जी जो चैरियट पे हैं, वो सब है। मतलब आज भी जिंदा है ना वो हाथ से बनी हुई चीज, वो बोलती है, वो समझाती है हमको। अभी आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, अचानक मन में विचार आया कि जो कला है, कलाकार है, कला संस्थान है, कलाओं की जो परंपरा है, ये सारी चीजें देश में एकता लाने में क्या भूमिका अदा कर सकती हैं और कैसे इनका लाभ लिया जा सकता है कि पूरे देश में एकता और सौहार्द बने? देखो दो चीजें हैं, हर कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, उल्टा सीधा। अभी देखो हमारा जो
एक इतने बड़ी जो कहते हैं पटेल सर की मूर्ति बनी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, इतनी बड़ी मूर्ति है, वर्ल्ड वार कहते हैं, शायद मेरे ख्याल से वो भगवान ने चाहता आनी चाहिए, वो कहते हैं 8वें अजूबे में। अब वो एक उसको देख के हमको, जब हम उसको सर ऊपर करके खड़ा करके देखते हैं तो अपने आप में स्वाभिमान होता है, तो हम उसको देख के समझ पाते हैं कि क्या कहते हैं इसको, वो कला एक कलाकार ने तो बनाई है इतनी बड़ी मूर्ति। नहीं, उस कला को देख के न केवल हम कला को देखते हैं बल्कि हम उस कलाकार पर भी गर्व करते हैं, अपने देश पर भी गर्व करते हैं जिसमें इस तरह की कला की स्थापना हुई है। आप भी एक वो मैं कल ऐसी पढ़ रहा था, जो कुतुब मीनार के पास एक स्तंभ है, वो हमारा कहते हैं किसी लोह स्तंभ है, वो हमारी टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, पुरानी जो आदिवासी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, सारा तो हिंदुस्तान में ही था, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, वो भी एक आर्ट ही है। अभी दिलवाड़ा का टेम्पल देखो जाके आप, एक मूर्ति में अपनी जान है, मतलब कि उसमें हजारों मूर्तियां हैं और सब अलग हैं। जो मतलब अगर इसको आपके इधर है दिलवाड़ा का टेम्पल माउंट आबू में, अब जाके देखो एक एक मूर्ति के अंदर अलग अलग है, इतना हर मूर्ति अलग है, 1000 मूर्तियां हैं, हर मूर्ति अलग है। यानी आपके कहने का आशय है कि जितनी भी मूर्तियां हैं सब अपने आप में विशिष्ट हैं, उनमें उस तरह की समानता नहीं है कि हम कहा जाए कि एक सी हैं, हर एक में अपनी विशिष्टता है। आप इधर चले जाओ, कोणार्क टेम्पल जो क्या कहते हैं हमारा सूर्य मंदिर है, वो उड़ीसा के अंदर, आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे उसके अंदर की क्या कहते हैं पूरा ग्रंथ है सूर्य के ऊपर, और पूरा ग्रंथ पूरा ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं वो हम अपने क्या कहते हैं दीवारों पे स्कल्पचर्स की तरह। क्या बात। और आप यहाँ चले जाओ, खजुराहो चले जाओ, पूरा ग्रंथ कामसूत्र पूरा उसके ऊपर कंपोज है। अभी ग्रंथ की बात चली तो हमें तो ये भी पता चला है कि आप कविताएं भी लिखते हैं, आप अपनी भावनाओं को न केवल पेंटिंग्स में बल्कि कविताओं में भी व्यक्त करते हैं। और मैं समझता हूं क्योंकि जब कलाकार कवि हो जाता है और या एक पेंटर कवि हो जाता है तो कविता और पेंटिंग दोनों में सामंजस्य, क्योंकि जो बात अभी आप कह रहे थे कई जब है, आपको भी शायद लगता होगा कि ये बात पेंटिंग की बजाय मुझे शब्दों में कहनी चाहिए, तो आपने क्या सोच के कविता की तरफ कदम बढ़ाया, या क्या सोच के आपने सोचा कि मुझे कविता में अपनी अभिव्यक्ति करनी चाहिए? देखो, जब कोई काम नहीं होता ना, जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे को एक ही काम है, कला करना पेंटिंग बनाना। नहीं और ये औरों की नजर में आप भले कह सकते हैं काम नहीं है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आप सृजनशीलता का जो काम कर रहे होते हैं उसी वक्त होता है, क्योंकि चिंतन तभी होता है ये। लेकिन 24 घंटे का काम, किसी पेंटिंग के बारे में सोचना, वो आप सो नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है कि आपको ये आपकी नींद ले लेती है, सबसे बड़ी पहली चीज तो यही ले लेती है। अगर आप कहीं पेंटिंग में फंस गए, कुछ आप एक अपनी सोच को नहीं निकाल पा रहे हो कला में, तो कभी कभार एक माध्यम हो जाता है शब्द, कभी शब्दों में निकल जाता है, कभी कभार हम पेंटिंग में कुछ लिख भी देते हैं, जैसे कि हम नहीं अपने आप को, और बहुत ही ज्यादा सुंदर बन गई, बहुत ही ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बन गई, क्योंकि कैनवस तो खाली है, जब हम बनाने जाते हैं तो हमको नहीं पता क्या बनेगा, या तो हमारे कमरे में पड़ा रहेगा, या लोग किसी म्यूजियम में लग के लोग टिकट लेके खरीद के लाइन में लगे के देखेंगे, तो वो एक अलग होता है। तो शब्द भी आते रहते हैं, तो शब्दों से ही तो सारा संसार बना है। कला तो है लेकिन शब्द तो संभाल के बैठे हैं ना। कालराज जी, आपकी बात सुन के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए, और हमने आपको बिना बताए आपके चाहने वालों की रिकॉर्डिंग्स कर ली थी, जो आपकी प्रदर्शनी के बारे में, आपकी कलाकृतियों के बारे में बातचीत कर रहे थे। हमने भी उसे भी तैयार कर लिया है और हम आपको सुनवाते हैं कि आपके चाहने वाले, आपकी कला के प्रशंसक आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। विकास जी के आर्ट के बारे में जो चीज सबसे पहले नोटिस की जाती है वो उनकी एनर्जी। एक है सूजा की कॉपी करने वाला और इंस्पायर होने वाला। तो इसकी काम जो 500,000 काम बनाया है वो कॉपी उसको नहीं कह सकते, आप वो इंस्पिरेशन कह सकते हैं, और वो खुद बोलता है, वो ये नहीं कि छुपाता है। वो इतने डाउन टू अर्थ हैं और इतने अच्छी तरह वो लोगों से मिलते हैं कि उनके विचारों से लोगों के विचार बिल्कुल मिल जाते हैं, और शायद इसीलिए यही विचार उनके पेंटिंग्स में दिखते हैं, यही खुलापन उनके काम में दिखता है। विकास में जो कलर एप्लीकेशन करने का एक ताकत है,
और कभी वो नहीं सोचते कि मैं कौन सा कलर अप्लाई कहाँ पे करूं, लेकिन उस पेंटिंग में पूरा पेंटिंग आप देखेंगे उसमें पूरा जो बैलेंस कलर्स नजर आते हैं। एज ए आर्टिस्ट कितने अच्छे हैं ये तो उनकी पेंटिंगें बताती है। इतनी जल्दी वो किसी आदमी के साथ घुल मिल जाते हैं, उनकी इंसानियत, उनकी लोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो उनकी पेंटिंगों में दिखती है। वे एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे मित्र भी। वैरायटी है, लैंडस्केप्स हैं, न्यूड्स हैं, फिगर्स हैं, हेड्स के स्कल्पचर्स भी हैं, तो उनका अपना स्टाइल आ रहा है। बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़ी लाइंस में वो एक्सप्रेस कर देते हैं जो उनके अंदर है। That's what I like the most about him. I think he has a very bright future and I wish him all the best. मेरे ख्याल से अब वो नॉन स्टॉप हो गए, अब कोई उनको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो विकास जी, आपके चाहने वालों की भी एक अलग दुनिया है उनका एक आपके बारे में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे विकास जी कि आपका ये इतना लंबा एक सफर रहा है, तो आप एक नवोदित कलाकारों के बारे में हमें बताइए कि उनके लिए एक तो वरिष्ठ जो कलाकार हैं उनकी एक अपनी जिम्मेवारी है, इसके साथ साथ जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, जो पहले से ही पाठ्यक्रमों में इन चीजों को समाहित हम कैसे करें और इसके लिए आप कुछ कर रहे हो या कुछ ऐसी आपकी संकल्पना हो, उसके बारे में। देखो, कला में जो 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 आपने कुछ नए जितने नए जो लोग जो जी स्टूडेंट्स हैं जी, उनके लिए देखो, उनको ना बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अपने आप को क्या कहते हैं, इसको आर्ट करने के लिए ना किसी अपने आप को बांधना नहीं चाहिए। आर्ट एक चीज है कि हम अपने आप को बांध देंगे तो फिर कला हो नहीं पाएगी जी। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें सीखना जरूर चाहिए कि कला के लिए हमें जो चीजें हैं, जो चीजें हैं, हमको सब चीजों को सीखना चाहिए। जैसे पेंटिंग करने की बात करते तो उसमें हमको ड्राइंग करना आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव्स आने चाहिए, हम हर चीज हमारे हाथ में होनी चाहिए अपने मन की। हम कुछ ना हो सका तो चाहे अगर हम पूरा नहीं कर सकें, 100% पूरा नहीं बना सकते, उसका 10% में तो परफेक्ट हो, उसी में से पूरी दुनिया निकलती रहती है। एक छोटे से डब्बी में से ही पूरी दुनिया निकलती रहती है। लेकिन हमें रियाज करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास मैं बहुत बच्चों को बहुत आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो ना कहते हैं इसको, जो लोगों को जरूरत है वो तो कर जाते हैं, लेकिन जो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको जरूरत नहीं है, माँ बाप का सब कुछ है, सुख है, तो सब सपोर्ट है, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेहनत करेंगे तो और वो आगे बच्चों को और पढ़ा पाएंगे। तो जो समर्थ है उसको ज्यादा काम करना चाहिए कि वो आगे लोगों को और पढ़ा सके, और जितना है उसको बांट देना चाहिए। विकास जी, आपकी तो प्रदर्शनियां भी लगती रहती हैं, और जब हम अपने श्रोताओं की बात कर रहे हैं तो कई श्रोता ऐसे होंगे जो आपकी पेंटिंग्स को देखना चाहेंगे। आप अपनी प्रदर्शनियों के बारे में कुछ बताइए ना। मेरे ना बहुत शोज हुए हैं अलग अलग। अभी मेरी एक लेटेस्ट शो कल से स्टार्ट है आपका उधर लाडोसराय में, आर्टोकॉलिक्स आर्ट गैलरी है, उसके अंदर। कौन सी जगह? लाडोसराय के अंदर, लाडोसराय जो गांव है, वहाँ पे गांव है, गैलरी भी है आर्टोकॉलिक्स के नाम से जी। बड़ी गैलरी है, उसमें मेरा जो शो हो रहा है FN सूजा सर के साथ हो रहा है। मैं थोड़ा FN सूजा सर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। बिल्कुल, स्वागत। FN सूजा सर जो हैं वो इंडिया के मास्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड में रिनोन आर्टिस्ट हैं। जैसे पिकासो साहब आपने यूरोप में पूरे वर्ल्ड में देखा होगा, वैसे इंडिया के FN सूजा सर आर्टिस्ट हैं। उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया था, जिसमें हुसैन, रजा, सारे जो वर्ल्ड इंडिया के मास्टर्स हैं सब उसी में थे। मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मेरे को अपने इस जीवन, मेरे लाइफ टाइम, मेरे जीते जी मेरे को उनके साथ काम लगाने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शो है। मतलब किसी एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो मेरे गुरु हैं एक्चुअली। सूजा सर, मैं कभी उनसे मिला नहीं, जैसे मेरे को रिसेंबल किया जाता है कि FN सूजा और पिकासो सर के साथ मेरे को कहा जाता है कि उनसे काम मिलता है, लेकिन मैं दोनों आर्टिस्टों से कभी जीवन में नहीं मिला। मैं उनकी किताबें देखते देखते, उनके बारे में पढ़ते पढ़ते, उनकी लाइनों से अट्रैक्ट होते होते, वहां से मैं सीखते सीखते उन्हीं के स्टाइल के साथ मेरा स्टाइल आगे चला, पिकासो और सूजा सर के साथ। तो मेरे एक मास्टर हैं सूजा सर, जिनसे मैं आज तक नहीं मिला, उनके साथ मेरा पहला शो है। ये मेरा बहुत सौभाग्य है, और अगर आप सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि
तो विकास जी, आप कविताएं लिखते हैं और हमारा आपसे आग्रह है, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कुछ कविताओं से भी हमें परिचित कराएं। देखो, मेरी एक किताब है जीवन एक सोच मत, उसके ऊपर मेरी एक कविता है जीवन एक सोच मत। मैं पढ़ता हूं उसको। पुराना छोड़ नया पकड़, मत अड़ डगर बहुत लंबी जीवन की। जीवन एक साथी अनेक, जहां जीवन उसे पकड़ फिर छोड़ मत। जीवन एक जीवन चल मीठे पानी की तरह, एक जीवन चल ठंडी हवा की तरह। क्या बात है साहब। एक जीवन चल मधुर संगीत की तरह, चल रुक मत। जीवन एक सोच मत, जहां मिले जीवन रुक बैठ सो सोच, फिर रुक बैठ सो सोच। नया कोई बुलाता तुझको, पुराना संभालता तुझको। रुक मत, जीवन एक सोच मत। नया उड़ना है, पुराना सोचना है, हंसना है, रोना है। बच्चे हैं, फूल हैं, दोस्त हैं, खुशबू है, प्रेमिका है, जीवन है। सोच मत, जीवन एक सोच मत। नया कोई बुलाता तुझको, पुराना संभालता तुझको। इस कविता में मेरा जो मेन जो दर्शन है कि हमको अपने पुराने जो हम जीवन में 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया के अंदर, हम बहुत अपने पूरे जीवन में कुछ ही लोगों से मिल पाते हैं, तो हम पुराने लोगों से मिलते हैं, उनके साथ भी हमारा प्रेम रहना चाहिए और नए लोगों से भी मिलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। और एक और कविता, आप अच्छा पढ़ रहे हैं, हम अच्छा लगता है हमें कि एक हमारे चित्रकार मित्र भी और कविताएं लिख रहे हैं, और इतनी अच्छी कविताएं जो किसी चित्रकला से कम नहीं है। तो एक मेरी कविता मेरे बहुत करीब है, जो रोज ही मैं अक्सर पढ़ लेता हूँ। स्वागत है। हाथ पकड़े विश्वास का, हाथ पकड़े विश्वास का चल रहा हूँ, पहुंच पाऊंगा मंजिल पर या भटकता ही रहूंगा। आज क्या दुख की एक लंबी कहानी, कल जाने क्या लिए बैठा हो। दर्द भी या चैन भी कुछ, शांति भी कुछ, प्रेम भी कुछ, सरलता भी। हर रोज ये कहता हूँ रुक जाओ, मगर थोड़ा आराम कर लूं। मगर दिन खत्म हो रहा है, रात पास आ रही है, मंजिल का पता नहीं। चल रहा हूँ हाथ पकड़ विश्वास का, चल रहा हूँ हाथ पकड़ विश्वास का। आपके जीवन की जितनी भी पीड़ा है वो कविता में परिलक्षित हुई है। लगता है कि दर्द जब हद से गुजर जाता है सुकून आता है, कोई जब खूब रुलाता है सुकून आता है। हाँ, अगली कविता के लिए स्वागत है आपका। एक ये कविता है, ये बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। आपकी सारी ही कविताएं पॉजिटिव हैं, हम ऐसा मानकर चलते हैं। जीवन में जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे चिड़िया के। मेरे स्टूडियो के सामने वाले पेड़ पर एक चिड़िया अपने 2 बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज बच्चे बड़े होते घोंसले में। एक दिन जब बच्चे पहली बार घोंसले से बाहर निकले तो मैं उनको देख रहा था। दोनों बैठ गए पेड़ की शाख पर, डरते हुए, सोचते विचारते, कदम बढ़ाते। कदम बढ़ाए कि नहीं, उनकी माँ उनको दूर से आवाज दे रही थी, ची 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 ची। बच्चों ने कभी पंख भी नहीं खोले थे। सोचते बच्चे उड़ पाएंगे हम या नहीं, पंख खोलेंगे या नहीं। घबराते, पीछे हटकर लौट कर देखते घोंसले को। माँ दूर से बुलाती, ची 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 ची। माँ को देखते, घोंसले को देखते, मगर माँ को बुलाते। विश्वास से बुलाए जाते। माँ के विश्वास में धीरे धीरे पंख फैलाए। थोड़ा दूर हुए घोंसले से, फिर भरोसा बढ़ा। थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए। थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं घोंसला तो है पर बच्चे नहीं। बच्चे भी हिम्मत जुटा लेते हैं आकाश में उड़ने की। एक दिन पुराना तो छोड़ना है, आज क्यों नहीं। नए में थोड़ा दुख तो है, वो जो बच्चे थे चिड़िया के जो उड़ गए। क्या डरे नहीं होंगे तेज हवा के झोंकों से। रात बारिश हुई है, बैठे हैं बिना घोंसलों के, पंख भीग गए हैं। ठंड लगती होगी, क्या घोंसला ही अच्छा था। लेकिन हवा में उड़ते सब दर्द ठंड भूल जाते बच्चे चिड़िया के। माँ के साथ उड़ते बच्चे चिड़िया के। जो कीमत चुकाता है वही पाता है नया। नए के साथ दर्द भी अच्छा, पुराने के साथ आराम, मगर धीरे धीरे आत्महत्या और कुछ नहीं। क्या है छोड़ने को, क्या मिट जाएगा। पाया ही कुछ नहीं तो छूटेगा क्या। इसलिए खोजो और तब तक खोजो, विश्वास खोजो अपने विश्वास के साथ, अपने पंखों को, हवा में उड़ने को। नए के साथ दर्द भी अच्छा, पुराने के साथ आत्महत्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आज आपने न केवल अपनी कला यात्रा के बारे में बल्कि अपने साहित्य सृजन के बारे में भी हमें परिचित कराया।
आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि कार्यक्रम को आपके लिए मनोरंजक और उपयोगी बनाया जाए। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से आपको देश की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिल सके, ताकि आप भारतीय होने पर गर्व कर सकें। संस्कृति दर्शन के अगले अंक में सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य विरासत के अनूठे उदाहरण लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं अशोक अग्रोही अपने साथी नीरज सोनी के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।